कल हमने इम्पोर्टेंसी स्टार्ट किया था। इम्पोर्टेंसी स्टार्ट किया था। मैम एक्सक्यूज मी। हाँ जी, बोलो शिफाली। मैम एक मेरे को डाउट था थोड़ा सा। बोलो। मैम ये वाला डाउट है फ्रॉम जो मैम आपने डी पॉइंट कराया था ना सपिंदा में। हाँ जी बोलो। मैम उसके अंदर मुझे ये पूछना था कि मैम जो डॉटर की आप मतलब आपने डॉटर की जो फीमेल इंटरवेंशन बताई थी हाँ वो जी। किसी भी उसमें हो सकती है। हाँ बेटा, किसी भी उसमें हमने सिर्फ लेना है कि बॉय एंड गर्ल कंसर्न अप टू कॉमन एंसेस्टर हमने काउंट करना है, तो वो किसी में भी हो सकती है। अब उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ध्यान में रखने वाली चीज क्या है, जब हम बात कर रहे हैं असेंडेंट्स की, क्योंकि यहाँ पर जब तक यूट्रिन प्रोवाइड ना हो, हम रिलेशन मदर से ट्रेस नहीं कर रहे हैं, तो कभी भी आपका वहां पर असेंडेंट में आपका बीच में फीमेल नहीं आएगी। सिर्फ पहले ही आ सकती है जहां पर यूट्रिन हो, अदरवाइज बीच में फीमेल नहीं आएगी। ये पॉसिबल है दूसरी साइट पर जहां हम डिसेंडेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है शिफाली। मैम दूसरी साइड में भी मैम अगर कोई भी फीमेल इंटरवेंशन है वो मतलब कि जैसे कि मैम जो आपने एग्जाम्पल कराया था उसमें हम पहुंच गए थे टिल दी कॉमन एंसेस्टर। तो मैम कॉमन एंसेस्टर सबसे पहले तो जो दूसरी साइड में, सपोज अब हम कह रहे हैं रिलेशन, बोलो बेटा। हमने कहा यूट्रिन ब्रदर। अच्छा ओके, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। अगर हम जो आपने कहा, हमने कहा अगर हमने लिखा ग्रैंड फादर्स यूट्रिन ब्रदर्स डॉटर, अब फीमेल इंटरवेंशन बीच में आएगी असेंडेंट के, तो रूल अप्लाई करें। ठीक है प्लीज। ठीक है शिफाली। ओके मैम। क्योंकि जब तक यूट्रिन नहीं लिखा होगा फीमेल इंटरवेंशन पॉसिबल नहीं है। तो अब हमने क्या कहा, ग्रैंड फादर यूट्रिन ब्रदर। अगर हम इस रिलेशन को जाएं, यहां पर हमें करना पड़ेगा फादर, फिर फादर्स फादर, अब उसके बाद ग्रैंड फादर तक आ गया, ग्रैंड फादर यूट्रिन ब्रदर। तो अब ये बन गया है ग्रैंड फादर्स, यहां मदर आएगी, यहां मदर आएगी। बेटा कॉमन एंसेस्टर ही चेंज, कॉमन एंसेस्टर तक ही आएगी, बीच में नहीं आ सकती। फिर हमने कहा यूट्रिन ब्रदर्स डॉटर, तो फिर ये हो जाएगा एफ एम एम एस, एफ एफ एम एस बी। ठीक है शिफाली। तो मैम इसके अंदर हम कैसे काउंट करेंगे? बेटा जब हमने रिलेशनशिप में लिखा है कि एवरी रिलेशन इंक्लूड ये यूट्रिन ब्लड हाफ ब्लड, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ सिर्फ फर्क इतना है कि यूट्रिन की वजह से कॉमन एंसेस्टर मेल नहीं फीमेल आया है, बाकी सारे रूल्स सेम अप्लाई करेंगे, बाकी सारे रूल्स सेम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर जब हमने कहा यहाँ पर मदर इंटरवीन कर रही है बीच में, मदर इंटरवीन कर रही है, इमीडिएट सन है, तो फिर भी 3 काउंट होगा, फिर भी 3 काउंट होगा। जहां फादर है यहाँ पर तो 5 काउंट होगा ही होगा। ठीक है प्लीज। ओके मैम, यस मैम, थैंक यू सो मच। हमने इम्पोर्टेंसी स्टार्ट किया था, फर्स्ट उसका हम डिस्कस कर रहे हैं ओरिजिनल क्लॉज एंड रीजन फॉर इट्स अमेंडमेंट। पहले आप बेटा सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 निकालिए। अखिल रीड कर देगा, इसको रीड करना। Section 12, voidable marriage. यस। Section 12, clause 1. Any marriage solemnized, whether before or after the commencement of this act, shall be voidable and may be annulled by a decree of nullity on any of the following grounds named: A. That the marriage has not been consummated owing to the impotency of the respondent, or B. That the marriage is in contravention of the conditions specified in clause 2 of section 5. 3. That the consent of the petitioner or where the consent of a guardian in the marriage of the petitioner was required under section 5 as it stood immediately before the commencement of the Child Marriage Restraint Amendment Act 1978. The consent of such guardian was obtained by force or by fraud as the nature of the ceremony or as to any
material facts or circumstance concerning the respondent, or B, that the respondent was at the time of the marriage pregnant by some person other than a priest. जब हमने रीड किया, हम अब इम्पोर्टेंसी के साथ डील कर रहे हैं, तो जो ओरिजिनल क्लॉज था इम्पोर्टेंसी का, जो ओरिजिनल क्लॉज था इम्पोर्टेंसी का, वो था रिस्पोंडेंट was impotent at the time of marriage. तो ये जो ओरिजिनल क्लॉज था, इसमें एक इनहेरेंट डिफेक्ट है, और वो इनहेरेंट डिफेक्ट क्या है? At the time of marriage. इस क्लॉज को अप्लाई करना मुश्किल हो रहा था। वो क्यों हो रहा था? इंडिया में मेजॉरिटी मैरिजेस हो रही थी चाइल्ड मैरिज, और चाइल्ड मैरिज के टाइम पर जो एज है वो इतनी छोटी है कि उस टाइम पर डिटरमिन करना वेदर द पार्टी इज पोटेंट और इम्पोर्टेंट वो बड़ा मुश्किल हो जाता था। और इसी वजह से हमने क्लॉज को अमेंड किया, और हमने अब जो बनाया वो ये था, मैरिज कैन नॉट बी कंज्यूमेटेड ओइंग टू द इम्पोर्टेंसी ऑफ द रिस्पोंडेंट। कि अब हमने एट द टाइम ऑफ द मैरिज नहीं देखना, व्हेन द पार्टीज बिकम कैपेबल ऑफ कंज्यूमेटिंग द मैरिज, अगर वो कंज्यूमेट नहीं कर पा रही हैं तब भी ग्राउंड को इन्वोक होगा। क्लियर है प्लीज? इसमें लिख लीजिए the original clause under Hindu Marriage Act was, Ma'am, the original clause relating to impotency की हम बात कर रहे हैं, was respondent was impotent, respondent was impotent at the time of marriage. But the applicability या application, but application of this phrase became difficult in cases where child marriage has taken place. As at the time of marriage, comma, the respective age of both the parties, was so tender, इतनी छोटी एज थी, was so tender that it was very difficult to ensure at the time of marriage that whether the party was potent or impotent. Whether the party was potent or impotent. Thus, an amendment has been made to this clause. An amendment has been made to this clause
and the present test of impotency is, and the present test of impotency is that consummation is not possible. Consummation of marriage is not possible owing to the impotency of the respondent. It has no reference to the time of marriage. Thus, test could be applied as and when parties become capable and attains enough maturity, for consummation. ठीक है प्लीज. नेक्स्ट लिखिए हेडिंग बैरनेस एंड स्टरीलिटी. अगर हम बात करें कॉमन पार्लेंस में, हम किसको इम्पोर्टेंट कहते हैं? जिसको बच्चे नहीं हो सकते. पर यहाँ पर बच्चों के होने ना होने से इम्पोर्टेंसी का कोई भी लेना देना नहीं. ये बेटा आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें लिख लीजिए बैरनेस और स्टरीलिटी does not fall within purview of impotency. Full stop. Ma'am, does not fall Within purview of impotency. Does not fall within purview of impotency. Legislature did not intend to bring in the idea of sterility or inability of conception. Full stop. Impotency here signifies incapacity to consummate the marriage, that is incapacity to have normal marital intercourse. बेटा अभी का नहीं, ये ना 1969 का मैड्रास हाई कोर्ट का डिसीजन है. पर बात अब वाला जो डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग है. जब हम कहते हैं मैरिज बिटवीन सेम सेक्स,
वो पॉसिबल है या नहीं है। जो ये होते हैं यूनुच, जिनको होमोसेक्सुअल्स कहते हैं, तो उनमें बायोलॉजिकल डिफेक्ट है, ना तो वो मेल्स में कैटेगराइज्ड होते, ना वो फीमेल्स में कैटेगराइज्ड होते, इसलिए हम उनको थर्ड जेंडर में डालते हैं। अब जो ये लोग होते हैं, उनका ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि वो खुद को आइडेंटिफाई करते हैं वेदर एज मेल और एज फीमेल। तो कुछ लोग बचपन से पेरेंट्स हैं वो उन्हें लड़कियों की तरह रखते हैं, कुछ बॉयज की तरह रहते हैं, तो ये उनका अपना आइडेंटिटी है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। 2 यूनुच ने मैरिज किया, एक तो मेल था, दूसरा जो स्पाउस है वो था तो यूनुच, बट ही ऑलवेज लिव्ड लाइक अ फीमेल। यस यस, हमेशा वो फीमेल्स की तरह रहते थे। कोई भी कैटेगरी, बेटा गे हो, लेस्बियन हो, सेम सेक्स में तो दोनों ही आ जाएंगे। तो जब हमने बात किया तो मेड्रॉस हाई कोर्ट ने कहा कि जो मैरिज है ये फॉल कर सकती है इम्पोटेंसी के ग्राउंड में। क्यों? मैरिज हमेशा कंज्यूमेशन के लिए नहीं होती, मैरिज हमें कभी कभी कंपेनियनशिप के लिए भी होती है। तो अगर कोई ऐसे रिलेशनशिप में मैरिज कर रहा है जहां पर कंज्यूमेशन पॉसिबल नहीं है, तो दैट पर्सन इज इम्पोर्टेंट। तो अगर उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लॉ बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर उनमें से कोई एग्रीव्ड होगा तो वो अपने आप रिलीफ के लिए अप्रोच करेगा, पर लॉ अपने आप घर घर जाकर नहीं पूछेगा कि उन्हें रिलीफ चाहिए या नहीं चाहिए। क्लियर है प्लीज? टेक्निकली जो भी मैम, उन्होंने बताया। यस, बोलिए शिफाली। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, एक्चुअली कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था। बेटा जो सेम सेक्स मैरिज है या गे रिलेशनशिप या लेस्बियन रिलेशनशिप जो कि अब लीगल रिकॉग्निशन लेने के वर्ज में है, कभी भी लॉ बन सकता है या हमारा प्रेजेंट लॉ में भी अमेंडमेंट हो सकता है। तो 1969 में एक ऐसा इशू अरोज हुआ बट बिफोर मेड्रॉस हाई कोर्ट, दैट वाज नॉट अ मेन इशू, दैट वाज अ कोलेटरल इशू। और उन्होंने डिसाइड किया कि अगर एक मेल एक यूनुच से मैरिज कर रहा है हु इज लिविंग लाइक अ फीमेल, तो उनकी मैरिज वॉइडेबल मैरिज की कैटेगरी में फॉल कर सकती है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू कंज्यूमेट द मैरिज। बट इफ बोथ आर लिविंग हैप्पीली देन नो वन विल इंटरफेयर इन देयर मैरिटल यूनियन। क्लियर है प्लीज? क्लियर है? अब कई बार ऐसी जजमेंट्स आती हैं, लॉजिक में तो चलो अप्लाई कर दिया कि इम्पोर्टेंसी में मैरिज कैन नॉट बी कंज्यूमेटेड। अब उससे पहले 1969 का डिसीजन है, ये भी देखना चाहिए था क्या मैरिज के रिलेशनशिप में मैरिज डिफाइंड तो है नहीं, क्या हमारा कस्टमरी लॉ, क्योंकि हमें अब कस्टमरी लॉ देखना पड़ेगा, क्या मैरिज का ऐसा मीनिंग लेता है। तो बेटा हम ये नहीं मना करते कि ये रिलेशनशिप्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे, पहले ज्यादा प्रिवेसी सीक्रेसी में होते थे। अब जैसे कोई बायसेक्सुअल है तो वो अनाउंस नहीं करता था कभी भी कि आई एम बायसेक्सुअल, बट कोई गे है तो वो ऐसे अनाउंस नहीं करता था। अब सोसाइटी ओपन हो रही है, पीपल ओपनली जो उनका स्टेटस है या सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो डिस्क्लोज करने में झिझक महसूस नहीं करते। क्लियर है? इसमें अब लिखिए मैरिज विद यूनुच, EUNUCH, मैरिज Ma'am, विद, यस, मैरिज विद यूनुच, EUNUCH, इसको हेडिंग डाल दीजिए। इसमें लिखिए मैरिज विद पर्सन ऑफ द सेम सेक्स, मैरिज विद पर्सन ऑफ द सेम सेक्स
is void under Hindu Marriage Act. मीन्स 2 मेल्स या 2 फीमेल्स मैरिज करते हैं, हमारे एक्ट में कोई जगह नहीं है. इसमें लिखिए यूनुच, EUNUCH, यूनुच is considered an impotent person. Eunuch as considered as an impotent person. They are brought up as male or female in their family. अब जिस केस की हम बात कर रहे हैं उस केस में हस्बैंड की डेथ के बाद जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करनी थी तब इश्यू उठा कि जो यूनुच के साथ मैरिज है वो वैलिड है या नहीं है एज अ कोलेटरल इशू, और कोर्ट ने प्रोनाउंस किया जजमेंट इन द वैलिडिटी ऑफ द मैरिज. इसमें लिखिए दिस issue arose before Madras High Court. This issue arose before Madras High Court in the case of Parmaswari versus Somthaman. AIR 1969 MAT 124. Madras 124. एक बार रीड करना मौलिक क्या लिखा है. Eunuch is considered an important person. They are brought up as male or female in their family. This issue arose before Madras High Court in this case. Yes. The question of validity arose after the death of her husband. ब्रैकेट में लिख लीजिए wife was a eunuch as a collateral issue as relatives wanted to deny her proprietary rights. The court held that the marriage is voidable and the only person who could get it annulled was the husband comma who being dead the validity of marriage could not be questioned.
आपके असाइनमेंट्स में बेटा असाइनमेंट नंबर 8 के ऊपर डालिए वॉइडेबल मैरिज। जो केस है वो इम्पोटेंसी के साथ डील करता है। असाइनमेंट नंबर 8 के ऊपर डालिए वॉइडेबल मैरिज। उसके ऊपर असाइनमेंट नंबर 9 के ऊपर डालिए सेक्शन 16। असाइनमेंट नंबर 9 के ऊपर डालिए सेक्शन 16। बेटा आपको 2 असाइनमेंट सेंड किए हैं, ग्रुप में भी होंगे, चैट्स में भी होंगे। तो जो आपका असाइनमेंट नंबर 8 है वो डील कर रहा है विद सेक्शन 12 और जो असाइनमेंट नंबर 9 है वो डील कर रहा है विद सेक्शन 16। मैम यस मैम जैसे वॉइड मैरिज में 1976 से पहले फैमिली भी उसको वॉइड करवा सकती थी, तो वॉइडेबल में भी 76 से पहले करा सकती थी। बेटा ऐसा कोई केस नहीं आया। जब हम बात कर रहे हैं ऐसा कोई केस नहीं आया, क्योंकि कभी भी हम कहते हैं जो वॉइडेबल मैरिज है दैट इज अ वैलिड मैरिज, तो मैट्रिमोनियल रेमेडी कभी भी थर्ड पार्टी नहीं ले सकती। हमेशा जो पार्टीज टू मैरिज है उसी को अगर मैट्रिमोनियल रेमेडी चाहिए होगा तभी लेगा। ये सेम ही सिचुएशन होगी कि हस्बैंड वाइफ है दोनों, और हस्बैंड की डेथ के बाद डाइवोर्स का केस फाइल कर रहा है हस्बैंड के बिहाफ पे फादर, क्योंकि वुमेन को प्रॉपर्टी से डिनाई कर रहा है। जैसे वो केस मेंटेनेबल नहीं है, ये भी मेंटेनेबल नहीं है, बिकॉज वॉइडेबल मैरिज भी परफेक्टली वैलिड मैरिज है। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट देखिए। जो आपको अब दिए बेटा उसके ऊपर डाल लेना सेक्शन 15। लता कामत का जो असाइनमेंट नंबर 10 है ये आपका सेक्शन 15 है। लता कामत वाला सेक्शन 15 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशंस इन्वॉल्व हैं 2 प्रोविजंस की, वो हम जब करेंगे हम उसके साथ डील करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, इंपोटेंसी का नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ एप्रोबेशन एंड सिंसियरिटी। ये डॉक्ट्रिन इट इज ऑफ इंग्लिश ओरिजिन, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इंडिया पे अभी अप्लाई नहीं होता। दिस डॉक्ट्रिन इज नॉट एप्लीकेबल टू इंडिया, डॉक्ट्रिन ऑफ एप्रोबेशन एंड सिंसियरिटी। क्योंकि डॉक्ट्रिन आपका अभी तक कहीं पर ही ऐसे डिस्कस्ड नहीं है। मीनिंग लिखिए डॉक्ट्रिन का। अगर आपको बाय चांस डॉक्ट्रिन ही आता है तो आपको डिफाइन तो करना ही पड़ेगा। मीनिंग लिखिए, मीनिंग लिखिए। जब हम इस डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, डॉक्ट्रिन में सिंसियरिटी कहते हैं, एप्रोबेशन कहते हैं कि अगर आप मैरिटल यूनियन को अपने एक्ट के थ्रू आप ये शो कर रहे हैं कि आप उसे एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो सिंसियरिटी कहती है बाद में आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 80 इयर्स का आदमी 75 इयर्स की फीमेल से मैरिज कर रहे हैं, या फिर आफ्टर 20 इयर्स ऑफ मैरिज अगर वो बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं, या फिर वाइफ को पता चल गया हस्बैंड इंपोर्टेंट है एंड शी इज कंटिन्यूइंग टू स्टे विद हिम, और उसके 5 साल के बाद हस्बैंड ने वाइफ के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, तो बेनिफिट वो ले रही है मैरिज का। और प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद क्या वो पिटीशन फाइल कर सकती है या नहीं कर सकती, ये हम इसमें डील करेंगे। क्लियर है? डॉक्ट्रिन में लिखिए, डॉक्ट्रिन में लिखिए। Yes. कोई मैरिज के बाद डेथ हो जाता है ड्यू टू एन एक्सीडेंट और समथिंग, बेटा उसमें ना आपको क्वेश्चन आया हुआ एक बार मेंस में कि मैरिज हो गई है, मैरिज के बाद मैरिज कंज्यूमेट हो चुकी है, बाद में एक्सीडेंट में ऐसा कुछ हैपनिंग हो जाती है। वंस द मैरिज इज कंज्यूमेटेड, सेक्शन 12 की कोई भी जगह नहीं है। ये तो हमने देखना है, क्योंकि हमने कहा है सेक्शन 12 के सारे इंपेडिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज। सिर्फ इम्पोटेंसी में क्या था
कि चाइल्ड मैरिजेस की वजह से पता बाद में चलता था बिकॉज फिजिकल मैच्योरिटी विल बी अटेन्ड एट अ पर्टिकुलर एज। तो अगर एक बार मैरिज कंज्यूमेट हो चुकी है, अब आपको रिलीफ 12 में नहीं 13 में मिलेगा ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी, बिकॉज फेलियर टू कंज्यूमेट द मैरिज इज अ क्रुएलिटी। यस, इसलिए ठीक है प्लीज। यस, नेक्स्ट इसमें लिखिए। इन इंग्लैंड if a voidable marriage मैम रिपीट करने के बाद, in England, if a voidable marriage has been approbated, comma, a decree annulling the marriage cannot be passed. If a party has accepted the benefit available in a married state, he cannot be successful later on in getting a decree of annulment of marriage. Full stop. Where parties jointly apply for adoption of a child on the assumption that their marriage is valid, then the later on they are debarred from asserting that their marriage is invalid. The English doctrine of approbation implies that by marrying an impotent person, comma, if the other spouse Ma'am, English doctrine of approbation implies that by marrying an impotent person, if the other spouse has benefited or where the marriage has been approbated, such as in cases where marriage takes place at an advanced age
of the parties with full मैम knowledge. प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए. कहां से शिफाली? Where the marriage take place at an advanced age of the parties, advanced age of the parties, with the full knowledge that sexual enjoyment would be gravely impaired or curtailed marriage cannot be annulled on the ground of impotency of the respondent. इसके नीचे ना क्लियर कट हेडिंग लिख लीजिए, डॉक्ट्रिन नॉट एप्लीकेबल टू इंडिया. केस तो हम डिस्कस करेंगे, इसके नीचे लिख लीजिए डॉक्ट्रिन नॉट एप्लीकेबल टू इंडिया. केस का नाम लिख लीजिए, एस वर्सेस आर, AIR 1961, Delhi, page 79. इस जजमेंट में कहा कि मैम के एप्लीकेबल नहीं हो गया. यस, फैक्ट्स ऐसे नहीं, हम फैक्ट्स करेंगे. 3 डेट्स हैं, 1943, 1956 और उसके बाद 1962. मैरिज हुई 1943 में, सेपरेशन हुई 1956 में, पिटीशन फाइल हुई है 1962. मैरिज है 1943, सेपरेशन है 1956, पिटीशन ऑन ग्राउंड ऑफ हस्बैंड्स इम्पोटेंसी 1962. इसमें लिखिए, in this case the main advantage that was alleged to have been taken by the wife was certain properties in gift from her husband and certain pecuniary advantages by him. By her, sorry, by her. इसमें लिखिए, Delhi High Court refused to apply this doctrine. मैम हार के बाद क्या है? एडवांटेज बाय हार. फुल स्टॉप है, हम कोर्ट की बात कर रहे हैं. दिल्ली हाई कोर्ट, उसका डिवीजन बेंच का डिसीजन है बेटा, ये डिवीजन बेंच का. दिल्ली हाई कोर्ट रिफ्यूज टू अप्लाई दिस डॉक्ट्रिन एज हिंदू मैरिज एक्ट 1955
is a complete code in itself, is a complete code in itself, having the exhaustive law on the issue of nullity and divorce, on the issue of nullity and divorce, full stop. Court would not fall back on some doctrine of English common law. Moreover, the court held, if any doctrine is existing in England, तो क्या ये हमारी मजबूरी है कि हमें यहां पर भी अप्लाई करना पड़ेगा? If any doctrine is existing in England, it is not necessary that it should be applicable here also. That it should be applicable here also. जो दूसरा डिसीजन था, जो दूसरा इसमें रीजन था, उन्होंने कहा हमारा जो सोशल कंडीशंस है दैट इज नॉट कोजेनियल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस डॉक्ट्रिन. बट जजमेंट का यह ध्यान में रखना, क्योंकि सोशल कंडीशंस भी चेंज होती रहती हैं. कोर्ट कहता हमारे यहां पर जब शादी होती है तो लड़की को पाठ पढ़ाकर भेजा जाता है कि डोली में जा रहे हो, अर्थी में ही वापस आना, उससे पहले वापस मत आना. इसका मतलब इवन गर्ल्स के जो पेरेंट्स थे वो ही नहीं चाहते थे कि लड़की, इवन अगर लड़की बिना हस्बैंड के विजिट कर ले, उनके माइंड में सस्पिशन आ जाता था कि कुछ गड़बड़ है या कोई फाइट हुई है जिसकी वजह से वो अकेली आई है. अगर लड़की ने वापस जाना होता था तब भी कौन लेने आता था? ये उसके रिस्पेक्ट की बात हो जाती थी कि कोई अगर लेने आएगा तो वो जाएगी, अकेला नहीं जाएगी. और हमारा मेंटेलिटी था कि मैरिज को खींची चलो, ड्रैग करो जब तक पॉसिबल हो. तो कोई भी जल्दी से रिलीफ के लिए केस फाइल नहीं करता था. अगर हमने डॉक्ट्रिन को अपनाया तो इसका मतलब हम पार्टीज को कह रहे हैं रिलीफ लेना है तो जल्दी लो, क्योंकि अगर आपने देर कर दी और कोई बेनिफिट को एक्सेप्ट कर लिया, आप उस रिलीफ से डिप्राइव हो जाएंगे. वो इसलिए बेटा क्योंकि अगर दो ह्यूमन बीइंग्स इकट्ठे रह रहे हैं, ऑब्वियस है बर्थडेज भी आएंगे, गिफ्ट्स भी आएंगे, कोई किसी गैदरिंग्स में भी जाएंगे. तो अगर कोई ऐसा, मोर ओवर, ये तो चलो इन्होंने बात की, अगर हम लॉजिकली भी बात करें, अब तो जो हमारा मैरिज लॉज अमेंडमेंट बिल 2013 है, जो उसका एफ है, वो भी तो बात करता है ना डाइवोर्स के टाइम पर अगर आप आईबीएम के ग्राउंड पर डाइवोर्स ले रहे हो तो वाइफ को आपको अपनी को पार्सनली प्रॉपर्टी के हिस्से में से भी शेयर देना पड़ेगा. तो वाइफ को परमानेंट एलिमनी भी तो देनी पड़ती है जब आप उससे डाइवोर्स ले रहे हैं. अगर उसने ज्यादा प्रॉपर्टी बेनिफिट्स आपने दे दी हैं तो ठीक है, आपकी एलिमनी में वो एडजस्ट हो जाएगा. आपको एलिमनी नहीं कहेगा कोर्ट के आपको, क्योंकि ऑलरेडी वो ले चुकी है आपसे बेनिफिट. पर ये कहना कि उसको मैट्रिमोनियल स्टैट्यूटरी राइट जो उसे डॉक्ट्रिन ने नहीं दिया, जो उसे लेजिस्लेचर ने दी है, वो डिफीट नहीं होगा बाय एनी इंग्लिश डॉक्ट्रिन. ठीक है प्लीज, ठीक है प्लीज. कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए. नेक्स्ट. इस केस में उन्होंने उनको मतलब वो कर दिया
है ना अलग। बेटा उन्होंने तो अलग ऑब्जेक्शन इस ग्राउंड पर ले लिया था हस्बैंड ने, जिसकी वजह से आगे मैटर पहुंचा कि पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि कई बार क्या है लोग ना प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन ले लेते हैं, कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करती, फिर वो उसी से रिलेटेड आगे लीगल रेमेडी में चले जाते हैं कि ऑब्जेक्शन वैलिड था, फिर भी कोर्ट ने इसको एक्नॉलेज नहीं किया। तो फॉर एग्जाम्पल हमने केस किया साव शैला बाला साहिब कदम का, उसमें सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करता मैटर, नॉर्मली डायरेक्शंस दे देते हैं ताकि जो नॉर्मल रेमेडी अवेलेबल है कोर्ट, जो हमारा कोर्ट जिसकी जो कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन, दैट कोर्ट डिसाइड द मैटर अकॉर्डिंग टू द लॉ। यस, अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है जो अगर 136 और 142 के पैरामीटर्स फुलफिल होते हैं, वहां कोर्ट रिलीफ भी दे सकता है। ठीक है प्लीज नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत टाइम से आपको ये नहीं आया, दिल्ली में आया और आपको ये कंसेप्ट, यस नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग लिख लीजिए। कंसेप्ट ऑफ क्वाड हैंक और क्वाड हंक। कंसेप्ट ऑफ क्वाड हैंक और क्वाड हंक, मीनिंग लिखिए बेटा। कंसेप्ट की तो बाद की बात आएगी, पहले इसका मीनिंग इसमें लिखिए। समटाइम्स a person is capable of having intercourse but incapable of performing it with the particular individual. That is, yes, that is impotent, quad hunk or quad hang. That is impotent, quad hunk or quad hang. इसमें आगे लिखिए। For invoking section 12(1)(I) या clause I? A, okay. 12(1)(A), what matters is ability to consummate the marriage with the other spouse and not ability to have intercourse in general. Therefore, this defense of quad hank or quad hung is not available. आपको बेटा क्वेश्चन आया हुआ था, प्रेपोजिशन दी हुई थी, हस्बैंड को इम्पोर्टेंट शो किया हुआ था
और उसमें फिर पूछा हुआ था हस्बैंड प्लीडेड डिफेंस ऑफ क्वाड हंक, इज दिस डिफेंस अवेलेबल? अब जिसको क्वाड हंक का मतलब नहीं पता वो ये क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकता। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको इस कंसेप्ट का अवेयरनेस हो। इसमें लिखिए दिस इशू has been dealt with by Delhi High Court in the case of Sucharita Kalsi versus Sucharita Kalsi versus Rajinder Kishore Kalsi. Rajinder Kishore Kalsi. (1974) Delhi High Court. इस केस में हस्बैंड कह रहा था आई एम अ क्वाड हंक, पर कोर्ट ने इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है प्लीज। हाँ जी, आपने कुछ और पूछना, कुछ और आपने डाउट पूछना है? मैम ये बोलिए। मैम ये जो दोनों आपने जो टर्मिनोलॉजीज लिखवाई हैं दोनों का मतलब सेम है? बेटा सेम है, चाहे हैंग को चाहे हंक को, और है बीच में। कई बार आपको क्वाड हैंग या क्वाड हंक है तो यहाँ जजमेंट में भी और ही यूज है बेटा। इवन आपको शॉर्ट नोट में भी आया हुआ है, इसमें कहीं पर क्वाड हैंग दे देते हैं, कहीं पर क्वाड हंक दे देते हैं। दोनों ऑल्टरनेटिवली आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है प्लीज। ओके मैम। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, 12(1)(b) की बात कर रहे हैं। हेडिंग लिख लीजिए, contravention of Section 5 Clause 2 renders the marriage voidable under Section 12(1)(b). subsection 1 clause B। इसको करने से पहले अब हमें सेक्शन 5 करना पड़ेगा, तभी कॉन्ट्रावेंशन का मीनिंग हम कर पाएंगे। सेक्शन 5 निकालिए प्लीज, सेक्शन 5 निकालिए, रीड करना है। Section 5 clause 2. At the time of a marriage, neither party A is capable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind. बेटा अंडरलाइन कर लीजिए, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। आपके क्लॉज ए में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इस नेचर का है दैट पार्टी इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट। अब फॉर एग्जाम्पल, अब बच्चे फैक्ट्स को रैशनलाइज नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चे से कहेगा कि आप चॉकलेट ले लो, बच्चा साथ चला जाता है। क्यों? उसके लिए अट्रैक्टिव ऑफर है, अट्रैक्टिव ऑफर, वो कॉन्सिक्वेंसेस उसके नहीं जानता। अब फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर नहीं लिखा कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को डिफाइन नहीं किया, तो हमने ये डाइवोर्स में भी जब हमने ग्राउंड किया था अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का, हमने वहां पर डिटेल में किया था लीगल इंसैनिटी एंड मेडिकल इंसैनिटी में कोई भी तालमेल नहीं है। जब हमने बात की लीगल इंसैनिटी, तो लीगल इन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पागल है, पर जज कह रहे हैं बेशक साइंटिफिकली पागल होंगे पर मैरिज के लिए बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो हमने तो लीगल टेस्ट ऑफ इंसैनिटी देखना है। अब हमने कहा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए, दैट द पर्सन इज नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग अ
वैलिड कंसेंट टू मैरिज। अब इस क्लॉज को अगर हम सिंपल रीड करें तो इसका क्या मतलब निकलता है? अब फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, घर में नॉर्मली रह रहे हैं, पर वो मेंटली उतना डेवलप नहीं है, बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल खेला हुआ है, तो उसने अपने मैरिज के नोशंस वहीं से ही, बस उसके माइंड में वही है कि गर्ल और बॉय इकट्ठे रह रहे हैं और उसे कुछ नहीं पता। पेरेंट्स ने कहा कि आपकी हम मैरिज कर रहे हैं मिस्टर ए के साथ, उसने कह दिया ओके। उसने चाहे ओके भी कह दिया, बट दैट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट। क्यों? हम जो कॉन्टैक्ट करते हैं उसमें भी अगर हमें कंसेंट के साउंड माइंड होना चाहिए। कौन सी? साउंड माइंड नहीं, आप वो लॉजिक बताइए बेटा, ये तो ग्राउंड ही बोल दिया। लॉजिक ये तो आगे की बातें हैं, मैरिटल ऑब्लिगेशंस की नॉलेज नहीं है। ये भी छोड़ दो। हमने कहा, पेरेंट्स ने कहा शादी करो, आपकी शादी मिस्टर ए से होगी, लड़की ने कहा ओके। इन्फ्लुएंसमेंट किया था क्या बोला? इन्फ्लुएंसमेंट किया उनके कहने पे किया। नहीं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है बेटा, बच्चे पेरेंट्स तो इन्फॉर्म ही किए, उसने ओके कर दी। कहाँ लैक कर रहे? incapable of giving valid consent. क्यों बेटा? सौरभ रीजन बताओ बेटा, आपके किसी में भी ना रीजन नहीं है बेटा। ये हमेशा याद रखिए, बेयर एक्ट में से कुछ भी यूज करोगे अपने पेपर में, नंबर बेयर एक्ट के लिखने के नहीं आते, नंबर रीजनिंग के आते हैं। तो आपको उसमें कंसेप्ट लिखना पड़ेगा। कोई भी अगर आप क्रुएल्टी डिस्कस कर रहे हो, ये बेयर एक्ट लिखने के नहीं आएंगे, बेयर एक्ट को आपको कंसेप्चुअली डिस्कस करना पड़ेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि लॉ बन गया तो ठीक है, पर ज्यूरिस्ट को जरूर पता होना चाहिए क्यों बना ये लॉ। क्लियर है? हम अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है ना वो मैरिज के लिए। मैम उसको मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ओब्लिगेशन नहीं पता। अब आप पता क्या, जब ज्यादा पढ़ लिख लो लॉ और ज्यादा, अब आप ना बहुत ज्यादा लीगल टर्मिनोलॉजी में जा रहे हैं। अब मैं आपसे हेलो यस मैम, क्योंकि उसको लगता है कि ये भी एक खेल ही है, जैसे वो बचपन में खेलता था गुड्डा गुड्डी की तरह। ओके, ये आंसर ठीक है, पर इसमें रीजनिंग नहीं आई। क्यों? अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने आपसे कहा प्लीज ब्रिंग मी कार, आई हैव टू गो होम, ये मैंने बोला। अखिल गया और अपनी इनोवा लेकर आ गया, पर रियलिटी में मैंने इनोवा तो कहा ही नहीं था, क्योंकि घर में मेरा 4 इयर्स का किड है, तो उसे क्या चाहिए थी? टॉय कार। मैंने जो कहा, अखिल और मेरे बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? because the difference of मैम कंसेंसस एडेडम। कंसेंसस एडिडम शिफाली, यस मैम। इसका क्या मीनिंग क्या है कंसेंसस एडिडम का? मैम इसका मीनिंग ये है कि मीटिंग्स ऑफ माइंड एट अ सेम थिंग। इसका ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट में भी हर जगह जहां पर कंसेंट की बात हो रही है, मीटिंग ऑफ माइंड्स इन द सेम सेंस, इन द सेम मैनर, ओवर द सेम सब्जेक्ट मैटर। अगर अब हमारे यहाँ पर क्या, जो हमने बात की वहां पर सब्जेक्ट मैटर वेरी कर रहा था। मेरा कुछ और नोशन था, आपका कुछ और नोशन था। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं कह रही हूं कि मुझे डव चाहिए। क्या है डव? शैम्पू, सोप, woven शैम्पू, सोप। यस,
मैंने तो हंस वो मांगा था, डव बर्ड, आप जाकर डव कंडीशनर ले आए, कोई सोप ले आए, अब हमारा वैलिड नहीं है बिकॉज हमारा मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुआ, तो हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ही वैलिड नहीं होगा। बिकॉज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में ये चीज आती है, ये कंसेप्ट आता है कि आपने ऑफर दिया, आपकी जो डिफाइन है ना ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, उसमें लिखा हुआ है सिग्निफाइज हिज कंसेंट एंड ऑल, वहां पर ये चीजें बड़ा क्लियर सर्टेन डेफिनेट होना चाहिए, तो क्लैरिटी ही नहीं है, क्लैरिटी ही नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर लड़की ने जब ओके कहा, पेरेंट्स और लड़की के बीच में कॉन्सेंसस एडिडम नहीं है, बिकॉज पेरेंट्स तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की बात कर रहे हैं और लड़की गुड्डा गुड्डी का खेल समझ रही है। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि जैसे ये स्टाइलर है, हमने कहा ये क्या है, हमें दिख गया, हमें इनसैनिटी का ऐसे पता नहीं चल सकता बिकॉज दिस इज एन इंटरनल फैक्ट, इंटरनल फैक्ट है। तो इन टेस्ट को अप्लाई करने के लिए अगर आप लिटरली लोगे आपको इसको अप्लाई नहीं कर सकोगे, तो जिसके लीगल टेस्ट दिए हुए हैं कोर्ट ने, तो जो आपका फर्स्ट क्लॉज है, फर्स्ट क्लॉज, अब हम कहेंगे when a party will be said to be incapable of giving a valid consent to the marriage in consequence of unsoundness of mind, कब होगी? अगर इसका हम आंसर देंगे, क्योंकि वो अनसाउंड माइंड की है, ये इसका आंसर नहीं है। वो क्यों नहीं है? वो तो आपके बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, पार्टी ने शादी तो करी है बट दैट पार्टी इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट। क्वेश्चन ये है, when a party would be incapable to give a valid consent? When it is not the same mind and same mind or same knowledge have been shared. इसका मतलब पार्टी को यही नहीं पता मैरिज क्या चीज है, कर ली उसने, बट दैट पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि व्हाट इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। अगर उसे यही नहीं पता, क्लॉज ए में फॉल करेगा। पता नहीं उसने किस नोशन के साथ मैरिज किया, हमें नहीं पता, बट दैट पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू मैरिज। वो क्यों? क्योंकि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से उसको यही नहीं पता था मीनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, व्हाट द मैरिज इज। क्लियर है? प्लीज क्लियर है? इसमें लिखिए द लीगल टेस्ट। ये क्लॉज 2 का एबीसी है ना बेटा, हम क्लॉज ए की बात कर रहे हैं, क्लॉज ए की। मॉली रीड करना बेटा क्लॉज ए। Neither party A is incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind. Yes, इसमें लिखिए for application of clause A, for application of clause A, the legal test applied by the court is whether the party has मैम ability। जो आप क्लोज, मैम जी ये क्लोज ए बोल रहे हो, ये टू बी आएगा क्या ए आएगा? ए तो आएगा, बी क्यों आएगा? ये confusion है 12B में 5 to 8. ओहो बेटा, बी हम आएगा मैम। अरे सुल्तान, हम 12(1)(b) को करते हुए अब सेक्शन 5 क्लॉज 2 कर रहे हैं। आप वो देखो ना, 12(1)(b) में 5 क्लॉज 2 का मेंशन है, और 5 क्लॉज 2 जब आप देखोगे उसमें एबीसी है, तो 5 क्लॉज 2 का हम क्लॉज सब क्लॉज ए कर रहे हैं। ठीक है प्लीज? यस मैम ठीक है। अब लिखिए क्या लिखा मौली, लास्ट वर्ड बताना। Legal test is
applied by the court is whether the party has ability to understand what the marriage is, what the marriage is, whether the party has के बाद क्या है? whether the party has ability to understand what the marriage is and what are the responsibilities and obligations arising out of it. Arising out of it. Clause B read करो. though capable of giving a valid consent. अब आपके ओपनिंग में क्लॉज बी में लिख दिया दो कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट. जब हमने बात की दो कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट, इसका मतलब उसको समझ है कि मैरिज क्या है. वो उस स्पाउस को पता है, उस पार्टी को पता है कि मैरिज क्या है और मैरिज से क्या क्या ऑब्लिगेशंस अराइज होंगे. आगे रीड करना बेटा. Has been suffering from mental disorder of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage and the procreation of children. पर फिर भी जो मेंटल डिसऑर्डर है वो इस नेचर का है दैट पर्सन इज अनफिट फॉर मैरिज एंड अनफिट फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन. दो पर्सन इज कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट बट दैट पार्टी इज unfit for marriage and unfit for procreation of children due to that mental disorder. इसलिए मेंटल डिसऑर्डर को डिफाइन नहीं किया पर उसका एक्सटेंट डिफाइन किया कि मेंटल डिसऑर्डर कोई ऐसा होना चाहिए कि उसको नहीं कि वो क्या है, पर्सन इज, उसको पता है मैरिज क्या है बट दैट पर्सन इज अनफिट फॉर मैरिज एंड अनफिट फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन. क्लियर है? इसमें लिखिए क्लॉज बी में लिखिए द ओपनिंग फ्रेज ऑफ क्लॉज बी makes it clear that the person is capable of giving a valid consent as that person understands the implications arising out of marital union. Implications arising out of marital union. But that person is suffering from such mental disorder to such an extent that person because he or she दोनों ये सकते हैं a is लगा दीजिए that person is इसका a unfit for marriage or b unfit for procreation of children. इसमें फर्स्ट हम कर रहे हैं अनफिट फॉर मैरिज, अनफिट फॉर
मैरिज। इसका टेस्ट लिखिए। द लीगल टेस्ट applicable for determining the issue of fitness for marriage is whether the person is capable of living in a married state and carrying out the ordinary duties, obligations and responsibilities of marriage. अगर इसका आंसर है no, then the person would be unfit for marriage. Clear है? Next लिखिए unfit for procreation of children. Unfit for procreation of children. इसमें लिखिए it certainly does not mean infertility or sterility. Nor does it mean incapacity to consummate the marriage on account of mental disorder, mental condition लिखिए, on account of mental condition or psychopathic disorder. The best possible construction for this phrase is unfitness to bring up the children. But as these words are not used, we could say that on account of mental disorder, respondent is not capable of living a normal married life. बेटा कितना टाइम हो गया? Normal married life. Clear है? Next लिखिए clause B वाले को. अब फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट बट अनफिट फॉर मैरिज. इसका मतलब उसे पता है कि मैरिज क्या है, पर जो मेंटल डिसऑर्डर उस तरह का है कि वो मैरिज की ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर सकता, जबकि उसे पता है कि मैरिज क्या है और क्या ऑब्लिगेशंस होंगी, पर मेंटल डिसऑर्डर की वजह से दैट पर्सन इज नॉट कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग दोज ऑब्लिगेशंस. उसके बाद
अनफिट फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। हमारे बेयर एक्ट में कहीं पर भी स्टेरिलिटी और बैरननेस कवर नहीं होती किसी भी मैट्रिमोनियल रिलीफ के लिए। तो जब हमने बैरननेस, स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी को कवर नहीं किया, वैसे तो प्रोक्रिएशन में होता है बच्चे होना ना होना, पर यहाँ पर हम इसको मानेंगे कि ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि बच्चे ना होने ना होने से उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर बच्चों की ब्रिंगिंग अप एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मैरिड लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो मैरिज जो कंप्लीट होता है, मैरिज गेट्स कंप्लीट विद किड्स। तो जब हम किड्स का होना इतना जरूरी मानते हैं, तो किड्स होने ना होने की एबिलिटी तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब अगर हम दोनों को हार्मोनियसली इनको कंस्ट्रक्ट करें तो क्या होगा, मेंटल डिसऑर्डर इस तरह का है कि वो नॉर्मल मैरिड लाइफ लीड नहीं कर सकते, या तो वो अनफिट फॉर मैरिज है जो बाहर मैरिटल ऑब्लिगेशन से फुलफिल नहीं कर सकते, या बच्चों का वो पालन पोषण इन अ हेल्दी मैनर नहीं कर सकते इन ड्यू टू दैट मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है प्लीज। क्लॉज सी, अब हम रेफर कर रहे हैं क्लॉज सी, रीड करना मौलिक। क्लॉज सी Has been subject to recurrent attacks of insanity. बेटा यहां आपको पता होना चाहिए, इसमें आप लिख लीजिए अर्लियर epilepsy was included in clause C, सब clause C लिखिए, सब clause C of section 5 clause 2, but by 1999 amendment the word epilepsy has been removed. The word epilepsy has been removed as it has become 100% curable, and the phrase used is recurrent attacks of insanity. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए। हम एक पासिंग रेफरेंस दे रहे हैं टू अ जजमेंट जो हमने ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसमें लिखिए इन शारदा वर्सेस धर्मपाल, इन शारदा वर्सेस धर्मपाल सुप्रीम कोर्ट 2003 का बेटा डिसीजन, इसको हम ऑलरेडी रेफर कर चुके हैं जब हमने राउंड ऑफ डाइवोर्स में रेफर किया था। सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन that party must establish that unsoundness of mind of respondent is of such kind that other party cannot be expected to live with the respondent. इस केस में respondent वाइफ थी, to live with the respondent, और केस ने कहा था पैरामीटर फुलफिल नहीं होता तो उसको रिलीफ नहीं दिया था। ठीक है प्लीज। तो अल्टीमेटली लीगल टेस्ट तो चाहे आप नलिटी ऑफ मैरिज का ले लो, एनलमेंट ऑफ मैरिज ऑन दिस ग्राउंड, चाहे आप डाइवोर्स का ले लो, पैरामीटर तो यही है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड शुड बी ऑफ सच अ डिग्री दैट पिटिशनर कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू लिव विद द रिस्पोंडेंट। क्लियर है। एक बात इसमें रह गई, ओरिजिनल क्लॉज ये नहीं था जो अभी सेक्शन 5 क्लॉज 2 में आपको मिलता है। ओरिजिनल क्लॉज जो 1955 में था वो आप लिख लीजिए। वो आप लिख लीजिए। In 1955, the original clause
under section 5 clause 2 was neither party to the marriage should be impotent. Oh, neither party to the marriage should be idiot. बेटा impotent मत लिख देना. Neither party to the marriage should be idiot or lunatic at the time of marriage. बेटा यहाँ से ना हम कल कंटिन्यू करेंगे. एक ना सोशल फंक्शन है वहां पर, मुझे जाना जरूरी है. ठीक है प्लीज. मैम यस बोलो, बोलिए. क्या कह रहे हो बेटा? आप जो कह रहे यहाँ पर ना ऑडिबल नहीं है. आप जो भी कह रहे हो आप ग्रुप में सेंड कर दो बेटा, मैं रिप्लाई कर दूंगी. आज का लेक्चर हम वाइंड अप कर रहे हैं, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है प्लीज. आप डॉक्यूमेंट एक बार देख